गरीब जेठानी अमीर देवरानी की सालगिरह ड्रेस। बड़ी सी गाड़ी से सरस्वती अपनी दोनों बेटी सिमरन और अदिति के साथ अपने लग्जरी बंगले के बाहर उतरती है। बैल्कनी पर खड़ी बसंती और सुमित्रा ये सब देखकर, देखो अपनी दोनों बेटियों के साथ कितनी बड़ी गाड़ी से उतर रही है। सरस्वती और उसकी साड़ी देखो कितनी स्टाइलिश है। ये लोग तो हर दिन डिजाइनर और स्टाइलिश कपड़े ही पहनते हैं। हाँ, पूरी सोसाइटी में सबसे अमीर जो हैं, और इनका करोड़ का बिजनेस भी तो है। अब सरस्वती जैसे ही अपने बंगले के हॉल में आती है, वैसे ही नौकर सरस्वती और उसकी बेटियों के लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आते हैं। थैंक यू। अब कोल्ड ड्रिंक पीकर दोनों ही बहन कमरे में आराम करने चली जाती हैं। सरस्वती भी अपने कमरे में जाकर आराम करती है। दूसरी तरफ ऑफिस में घनश्याम अपने दोनों बड़े बेटों के साथ किसी बड़े प्रोजेक्ट पर डिस्कस कर रहा था। घनश्याम के हाथ में एक कलम है और एक बड़े से चार्ट पर वो कोई नक्शा डिजाइन कर रहा है। इस लोकेशन पर अभी तक हमारे कंपनी का एक भी ब्रांच नहीं खुला है। आप ठीक कह रहे हैं। ऑलमोस्ट इंडिया के हर पॉपुलर लोकेशन पर हमारा बिजनेस फैला हुआ है, फिर ये लोकेशन कैसे पीछे रह सकती है? हमें यहाँ पर भी अपना एक ना एक ब्रांच खोलना ही चाहिए। हाँ, मैं कल ही वर्कर लगाता हूँ जो एक नई कंपनी बनाना स्टार्ट करेगा। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और धीरे धीरे सरस्वती अपने दोनों ही बेटों के शादी का फैसला कर लेती हैं। तुम दोनों ही ये तस्वीर देखो, इसमें सभी अमीर और पढ़ी लिखी लड़कियां हैं। तुम्हें कोई पसंद है तो कहो। अरे माँ, आप ही पसंद करिए मेरे लिए लड़की। मैं आपकी पसंद की लड़की से ही शादी करूंगा। दूसरी तरफ विराट के चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट होती है। रणवीर भैया, आपने तो मम्मी की पसंद से शादी करने का फैसला ले लिया, लेकिन बड़े भैया बोलना तो दूर, लड़की की तस्वीर तक नहीं देख रहे हैं। क्या हुआ भैया? जल्दी कोई लड़की पसंद कीजिए ना, फिर हमारे घर में भी ग्रैंड पार्टी होगी। हाँ हाँ बिल्कुल, शादी काफी धूमधाम से करूंगा मैं अपने दोनों ही बेटों की। ये सुनकर विराट मायूस होकर अपने कमरे में चला जाता है। वहीं बाकी लोग फोटो देखते हैं। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और एक बार फिर से सरस्वती कुछ लड़कियों की तस्वीरें लेकर अपने बेटे के पास आती है। बेटा, मैंने फैसला किया है कि अब मैं तुमसे नहीं पूछूंगी कि तुम्हें कोई लड़की पसंद भी है कि नहीं। अब मैं जिससे बोलूंगी तुम उसी से शादी करोगे, और देखो मुझे ये लड़की पसंद है। अब ये सुनकर चुपचाप विराट घर के टेरिस पर आ जाता है। घर वाले तो हाथ धो के मेरे पीछे पड़ चुके हैं। अब मैं इन्हें कैसे बताऊं कि मैं गरीब लड़की से प्यार कर बैठा हूँ। आइए आइए, मेरे ठेले से हरी भरी ताजा सब्जियां लेकर जाइए। अब कुछ औरतें जानवी के पास आती हैं और सब्जियां छांटने लगती हैं कि इतने में एक बड़ी गाड़ी फुल स्पीड में जानवी के ठेले को ठोक देती है। आसपास खड़ी औरतें घबराकर वहां से भागने लगती हैं। वहीं जानवी का ठेला पलट जाता है और सारी सब्जियां सड़क पर बिखर जाती हैं। हे भगवान, सुबह से बोनी नहीं हुई थी और अब जब ग्राहक आए भी तो पता नहीं है किस अनजान शख्स ने अपनी गाड़ी से मेरे ठेले को पलट कर रख दिया। अरे बेटी, छोड़ना मत इस लड़के को। अरे इसके ऊपर तो बेटी तुम पुलिस कंप्लेन करवाना। ये आजकल के अमीर बाप के बिगड़ैल बेटे अपनी गाड़ियों के आगे छोटे मोटे ठेले को कुछ समझते ही नहीं हैं। अब इतने में गाड़ी से वो अमीर लड़का बाहर आता है और जानवी के पास आकर उससे माफी मांगता है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे सच में गलती हो गई। मैं कार में बैठकर गाने सुन रहा था, जिस वजह से मैंने आगे का रास्ता नहीं देखा और मैं सारी भरपाई करने के लिए तैयार हूँ। रहने दीजिए, मुझे आपसे कोई पैसे नहीं चाहिए। बस इतना कहूँगी कि अगली बार से अपने मनोरंजन के चक्कर में किसी गरीब का नुकसान मत करवाइएगा। अब इतना कहकर जानवी अपना ठेला उठाती है और बची सब्जियों को लेकर वहाँ से चली जाती है। वहीं निराश होकर विराट आसपास के लोगों से जानवी का नंबर लेता है और घर आकर फोन से ही जानवी को कुछ पैसे ट्रांसफर करता है और उसे फोन करता है। हाँ जी, कौन? जी मैं विराट हूँ। मैंने कुछ पैसे ट्रांसफर किए हैं। मेरी वजह से आपका इतना नुकसान हुआ। अरे मैंने कहा था ना कि मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए। देखिए, मैं जान चुका हूँ कि आप एक नेक दिल लड़की हैं, लेकिन आप ये पैसे रख लीजिए प्लीज। एक दोस्त के नाते ही सही। मैं आप पर कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ। अब इस दिन के बाद से जानवी और विराट की बातें शुरू हो जाती हैं और फिर ये दोस्ती कुछ ही महीनों में प्यार में बदल जाती है। मैं बेचैन हो रहा हूँ। मैं उसे फोन करता हूँ। अब विराट जानवी को फोन करता है। जानवी अपनी माँ के साथ बैठी होती है। जानवी बेटी, किसका कॉल आ रहा है? उठा ले। हाँ माँ, मैं अभी आती हूँ। अब जानवी फोन लेकर कमरे में आती है। हेलो विराट, तुम्हारी आवाज इतनी दबी दबी सी क्यों आ रही है?
तुम मायूस हो क्या किसी बात से? मैं सच में बहुत परेशान हूँ जानवी। मुझे अब तुम्हारी और अपनी चिंता होने लगी है। हमें शादी कर लेनी चाहिए। शादी? लेकिन तुम एक अमीर घर से हो विराट, तुम्हारी फैमिली मानेगी? नहीं मानेंगे, कभी नहीं मानेंगे। लेकिन मैं किसी और लड़की से शादी नहीं कर सकता। अच्छा घबराओ मत, हम कल मिलकर बात करते हैं। अब फोन रखकर विराट नीचे आता है। तभी सरस्वती कहती है, देखो बेटा, मैंने अपनी मर्जी से तुम्हारे लिए एक लड़की पसंद कर ली है और अब कुछ ही हफ्तों में तुम दोनों भाई की शादी एक साथ होने वाली है। अब ये सुनकर विराट बहुत ज्यादा घबरा जाता है। अब अगले दिन विराट जानवी से मिलने एक कॉफी शॉप पर आता है। जानवी, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुम्हारे सिवा कोई और नहीं चाहिए यार अपनी जिंदगी में। विराट, मैं समझती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मुझ जैसी गरीब लड़की के लिए अपने घर में वाद विवाद करना चाहिए। जानवी, मैं जानता हूँ कि तुम सिर्फ और सिर्फ मुझे समझाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन तुम इस बात को गांठ बांध लो कि मैं शादी तो तुमसे ही करूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। इतना कहकर गुस्से से विराट वहां से चला जाता है। जानवी ये देख घबरा जाती है। अब कुछ ही हफ्तों में विराट का घर सुंदर एलईडी लाइट से सजने लगता है और फिर इसी तरह दोनों भाई की हल्दी की रस्म होती है। मेहमान दोनों भाइयों को हल्दी लगाते हैं। दूसरी तरफ उनकी छोटी बहनें सिमरन और अदिति स्टाइलिश पीले लहंगे में डांस कर रही होती हैं। सरस्वती, तुम्हारे दोनों ही बेटे पीले कुर्ते में चेहरे पर हल्दी लगाए किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहे हैं। आशा करती हूँ कि तुमने अपने बेटों के लिए कोई अमीर घर की राजकुमारी ही ढूंढी होगी। अरे हाँ बिल्कुल, जब सरस्वती खुद इतनी अमीर है तो बहू भी अमीर घर की और सुंदर स्टाइलिश पहनावे वाली ही लेकर आएगी। तभी घमंड में चूर सरस्वती कहती है, हाँ बिल्कुल, तुम दोनों ठीक समझ रही हो। जब मैं अमीर हूँ तो मेरी बहू भी तो अमीर ही होगी ना। मैंने अपने दोनों बेटों के लिए बहुत सुंदर और अमीर घर की लड़की ढूंढी है। मम्मी ठीक कह रही है, हमारे घर में स्टाइलिश भाभी आएगी तो हमारे घर की खुशियों में चार चांद लग जाएंगे। हाँ, मैं तो अपनी दोनों भाभी के साथ बहुत एंजॉय करूंगी। ये सब सुनकर विराट अंदर ही अंदर घबरा रहा होता है। उसके चेहरे पर मायूसी होती है। अब इसी तरह शादी का दिन आ जाता है, जहां दोनों ही भाई शेरवानी पहनकर तैयार होते हैं। चारों तरफ मेहमान और मोहल्ले के लोग खड़े होते हैं। वहीं दोनों दुल्हन भी स्टाइलिश लहंगे में अपने परिवार वालों के साथ खड़ी होती हैं। भाई, मुहूर्त निकलता जा रहा है। यहाँ एक दूल्हा है, एक दूल्हा कहीं नजर नहीं आ रहा। दूल्हे को बुलाइए। रणवीर बेटा, तुम यहाँ हो तो तुम्हारा बड़ा भाई विराट कहाँ है? पापा, जब मैं कमरे से बाहर आ रहा था तो भैया कह रहे थे कि तुम जाओ, मैं अभी आता हूँ। अब घनश्याम फोन करता है। पता नहीं कहाँ है, फोन भी उठ नहीं रहा इसका। मैं देख कर आता हूँ। अब घनश्याम कमरे में आता है, जहाँ कमरे में विराट नहीं होता है। अब घनश्याम घबराकर बाहर आता है। अरे दूसरा दूल्हा कहाँ है भाई? जल्दी कीजिए, मुहूर्त निकल रहा है। पंडित जी, मेरा छोटा बेटा खड़ा है, आप मंत्र पढ़िए और इसकी शादी शुरू करिए। रणवीर ये सुनकर घबरा जाता है और अपने पिता के आदेश को मानते हुए वो मंडप में जाकर अपनी पत्नी के साथ बैठता है। दूसरी तरफ विराट की होने वाली पत्नी मंडप के थोड़ी दूरी पर खड़ी होती है। हमें माफ कर दीजिए, आप लोगों को अपनी बेटी को यहाँ से लेकर जाना पड़ेगा। मेरा बेटा कमरे में नहीं है, ना ही फोन उठा रहा है। मुझे नहीं पता उसने ये कदम क्यों उठाया। उसने मुझे कुछ भी कभी भी कुछ नहीं बताया। क्या हमारा बड़ा बेटा कमरे में नहीं है? अब ये सुनकर लड़की वालों के पैरों तले जमीन निकल जाती है। वहीं मोहल्ले के लोग, बाप रे, उसका बड़ा बेटा अपनी होने वाली पत्नी को छोड़कर भाग गया। क्या लड़का भाग गया? पक्का किसी दूसरी लड़की का चक्कर होगा। दूसरी तरफ लड़की के माता पिता, आप लोगों को शर्म नहीं आती? अरे आपके बेटे को शादी करनी थी या नहीं? क्या वो ये बात पहले नहीं बता सकता था? आपके बेटे के चक्कर में मेरी बेटी की भरी महफिल में बेइज्जती हो रही है। माँ, पापा, क्या आप लोग ने देख परख कर रिश्ते के लिए हाँ नहीं करा था? पता नहीं किस घटिया लड़के से मेरी शादी की बात की जो मुझे मंडप पर छोड़कर भाग गया। वहीं दूसरी तरफ विराट शेरवानी में जानवी के घर में खड़ा होता है। विराट, तुम यहाँ? तुम्हारी तो आज शादी थी ना, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा था ना जानवी कि मैं तुम्हारे सिवा किसी और से शादी नहीं करूंगा। विराट, तुम ये क्या कह रहे हो? अरे उस लड़की के बारे में सोचो, उसकी कितनी बेइज्जती हो रही होगी मंडप पर। मैं एक लड़की हूँ और मैं ये अपमान समझ सकती हूँ। कोई बात नहीं, सोचो, अगर मैं शादी करके उसको वो प्यार ही ना दूं जो सोचकर वो मेरे साथ जुड़ रही है तो फिर क्या होगा? उसकी भी जिंदगी खराब होगी और मेरी भी होगी और फिर तुम्हारी भी। और इतनी जिंदगी खराब करने से तो अच्छा है कि मैं तुमसे ही शादी कर लूं।
बेटा प्यार करते थे तो घर पर बात कर लेते, ऐसे भगाकर मेरी बेटी को ले जाओगे तो समाज क्या कहेगा? माँ जी आप चिंता मत कीजिए, आपकी बेटी को मेरे घर में किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं एक बहुत अमीर परिवार से हूँ, मेरा खुद का बड़ा बिजनेस है। एक बार शादी हो गई तो हमें कोई अलग नहीं कर सकता। भगवान के लिए आप मेरा साथ दे दीजिए बस। ठीक है बेटा, चलो पास के मंदिर में मैं तुम दोनों की शादी करवा देती हूँ। अब मंदिर में विराट और जानवी शादी कर लेते हैं। अब जैसे ही रणवीर पूरी विधि विधान के साथ शादी करके अपनी पत्नी के साथ घर की चौखट पर आकर खड़ा होता है, इतने में रणवीर का बड़ा भाई भी अपनी पसंद की लड़की से शादी करके घर की दहलीज पर आता है। सरस्वती के हाथ में आरती की थाली होती है, लेकिन चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा होता है। बेटा तू कहाँ चला गया था, और ये लड़की कौन है तेरे साथ? माँ ये मेरी पत्नी और आज से इस घर की बहू है। अब ये सुनते ही घनश्याम खींचकर अपने बेटे के गाल पर एक तमाचा लगा देता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम लोगों से बिना पूछे ये कदम उठाने की? इस 2 कौड़ी की लड़की की वजह से पूरे समाज में तुमने हमारी बेइज्जती करवाई, और साथ ही उस लड़की की भी जो साज श्रृंगार में तुमसे शादी करने के लिए मंडप में तुम्हारा इंतजार कर रही थी। भैया आपको ये 3rd क्लास गरीब लड़की पसंद कैसे आ सकती है? सच में भैया, इसका तो कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। इससे अच्छी तो हमारी छोटी भाभी है। देखिए कितने सुंदर और कितने स्टाइलिश लहंगे में है, और इसका पहनावा देखकर तो मुझे शर्म आ रही है इन्हें अपनी भाभी कहने में। सच में जेठ जी, आपको ये लड़की कैसे पसंद आ सकती है? सो डिस्गस्टिंग। इनका ड्रेसिंग सेंस कितना घटिया है, पूरे कपड़े गंदे मैले हैं, ऊपर से बदबू भी आ रही है शरीर से। मैं तो इन्हें जिंदगी में कभी अपनी जेठानी के रूप में एक्सेप्ट नहीं करूंगी। ठीक है, आप लोगों को ज्यादा दिक्कत हो रही है तो मैं इस घर से ही चला जाता हूँ। अपना मुंह बंद कर। वैसे ही समाज में क्या तूने हमारी कम बेइज्जती करवाई है जो घर छोड़कर जाने की भी धमकी दे रहा है? तू इस घर में रह, लेकिन आज से तेरा इस घर में किसी भी चीज पर कोई अधिकार नहीं है। बिजनेस में भी अब तेरा कोई हिस्सा नहीं है। अपने लिए कोई दूसरी नौकरी ढूंढ लेना, क्योंकि बिजनेस में हमारे साथ काम करने वाले सभी सीनियर तुम्हारी शादी में आए थे, जिन्हें पता चल चुका है कि तुम शादी के मंडप से भाग गए थे। ठीक कहा आपने, आज से ये इस घर में तो रहेगा, लेकिन हमारे दिल में अपनी जगह कभी नहीं बना पाएगा। जा अपनी पत्नी को लेकर, क्योंकि यहाँ गृह प्रवेश मेरी छोटी बहू का हो रहा था। अब घर की छोटी बहू कलश गिराकर घर के अंदर आती है और फिर अपने पति के साथ अपने कमरे में जाती है। डिस्गस्टिंग रणवीर, जेठ जी ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो उस 2 कौड़ी की लड़की को अपनी पत्नी कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं? मुझे तो वो फूटी आग भी नहीं भा रही है। देखना, मैं उसको पल पल इस घर में नीचा दिखाती रहूंगी। अरे तुम दुश्मनी क्यों मोल ले रही हो फालतू में? तुम अपने से मतलब रखो ना। ये बड़े भैया का निर्णय है, उन्हें जो ठीक लगा उन्होंने किया। चलो आराम करो। दूसरी तरफ विराट और उसकी गरीब पत्नी अपने कमरे में। विराट, आखिर क्यों तुमने मुझसे शादी की? देखो, मेरे इस घर में आते ही तुम्हारा सुख चैन पैसा सब छीन लिया इन लोगों ने। इससे तो अच्छा होता कि तुम अपने माँ बाप की पसंद से शादी कर लेते। अरे कोई बात नहीं यार, मेरे पास तुम हो ना, मेरे लिए इतना ही बहुत है। और मैं कुछ ही हफ्तों में दूसरी नौकरी ढूंढ लूंगा, तुम टेंशन मत लो। चलो आराम कर लो। अब अगले दिन दोनों ही अमीर देवरानी गरीब जेठानी अपनी अपनी औकात के हिसाब से कपड़े पहनकर घर वालों के सामने आती हैं। आ गई मेरी छोटी लाडली बहू, कितनी प्यारी लग रही है, किसी की नजर ना लगे तुझे। ला अपनी आँखों का काजल लगाऊं तुझे। अब सरस्वती हल्का काजल आंखों से लेकर निशा के कान के पीछे लगाती है, तभी उसकी नजर अपनी बड़ी बहू पर जाती है। बाप रे बाप, ये कैसे कपड़े पहने हैं बड़ी बहू तुमने? मेरे बेटे को फंसाने टाइम तुम्हें पता नहीं था क्या कि मेरा बेटा कैसे परिवार से है? अरे एक अमीर परिवार की बहू होकर तुमने ये 2 कौड़े की घटिया साड़ी पहनी है। माँ जी, मेरे पास तो ऐसी ही साड़ियाँ हैं। इतने में सीढ़ियों से उतरता विराट। और तुम इसी साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही हो जानवी। तुम्हें किसी की बराबरी करने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे ऐसे ही पसंद हो। भैया, आपको कब से ऐसी गंवार लड़कियाँ पसंद आने लग गई? मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। सच में पता नहीं क्या पट्टी पड़ाया है इसने हमारे भैया को। अब जानवी ये सुनकर खामोश हो जाती है, उसकी आंखें नम होने लगती हैं। छोड़ो, जाओ, आज तुम दोनों की पहली रसोई है ना, जाओ तुम दोनों कुछ खाने का बना लो। सॉरी पापा, लेकिन मैं अपनी बड़ी भाभी के हाथ से कुछ नहीं खाऊंगी। मैं भी नहीं खाऊंगी। बड़ी बहू, मेरे लिए भी तुम कुछ मत बनाना, मैं तो अपनी पसंद की बहू का बना खाना ही खाऊंगी। ओह गॉड, आप लोग मुझे इतना प्यार करते हैं। टच वुड, किसी गरीब की नजर न लग जाए मुझे। डोंट वरी, किसी की नजर नहीं लगेगी। और मैं तुम्हारे हाथ से खाना खाऊंगा जानवी।
जाओ तुम मेरे लिए कुछ बना कर ले आओ। अब दोनों ही देवरानी जेठानी रसोई में आती हैं और पहली रसोई का खाना बनाती हैं। सच में बहुत बुरा लगा जेठानी जी, जब घर का एक एक सदस्य आपके कपड़ों की बेइज्जती कर रहा था। कोई पसंद नहीं करता आपको तो यहाँ। कोई बात नहीं, मुझे खुशी है कि वो तुम्हें पसंद करते हैं। तुम बहुत खुश नसीब हो देवरानी जी। अब दोनों ही बहुएं खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर लेकर आती हैं। सभी लोग अमीर निशा के हाथ का खाना खाते हैं, जो बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं होता, और खाना खाते ही सबके चेहरे पर मायूसी छा जाती है। वहीं विराट खुशी से जानवी के हाथ का खाना खा रहा होता है। इतने में रणवीर एक चम्मच अपने भाई की प्लेट से खाना लेकर खाता है। निशा, तुम्हारा खाना इतना भी अच्छा नहीं है जितना अच्छा बड़ी भाभी का खाना है। आप लोगों को भी ये ट्राई करना चाहिए। ये सुनकर निशा चिढ़ जाती है। वहीं घर के बाकी सदस्य मुंह बनाकर वहां से चले जाते हैं। वहीं अब विराट नई जॉब का इंटरव्यू देने जाता है। आप कल से हमारी कंपनी में ज्वाइन कर सकते हैं। अगले दिन दोनों ही बहुओं की मुंह दिखाई की रस्म होती है, जहां अमीर देवरानी ने सुंदर एक्सपेंसिव लाल कलर की डिजाइनर साड़ी पहनी होती है और ऊपर से नीचे तक गहनों में लदी होती है, तो वहीं गरीब जेठानी ने सिंपल सूती साड़ी पहनी होती है और बदन पर कोई गहना भी नहीं होता। अब ये दृश्य मोहल्ले के लोगों की आंखों में खटक जाता है। अरे ये क्या सरस्वती, तुम्हारे दो बहू तो दो तरह की लग रही है। एक तो सोने से लदी महंगी साड़ी में है जैसे अमीर घर की हो, वही दूसरी इतनी सिंपल है, ना शरीर पर कोई गहना है, जैसे मानो किसी गरीब घर से हो। सच में दोनों बहू में जमीन और आसमान का अंतर है। ये दोनों तेरी पसंद की बहुएं है ना सरस्वती? ये बड़ा बेटा भाग कर लेकर आया है किसी को? वैसे भी शादी के मंडप से तो भाग ही गया था तेरा बड़ा बेटा। ये सुन अब सरस्वती का गुस्सा फट पड़ता है। हाँ, ये मेरे पसंद की बहू नहीं है। इस गरीब लड़की ने तो मेरे अमीर बेटे को बहला फुसला कर उससे शादी की है। जब से आई है तब से बेइज्जती करवा रही है। अरे तेरी माँ ने तुझे कोई ढंग की साड़ी नहीं दी क्या? माँ, मुझे तो लगता है हमारी इस गरीब भाभी की माँ ने इन्हें बस अमीर लड़कों के साथ भागना सिखाया था। अब ये सुनकर गरीब जानवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सही कहा, अपनी गरीब जेठानी की वजह से भरी महफिल में मुझे भी बेइज्जती का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, ले देकर तुम्हारी दोनों ही बहू ठीक है। हाँ ठीक तो है, लेकिन अगर दोनों ही बहू अमीर घर से आती तो आज ही बेइज्जती नहीं होती सरस्वती की। अब इसी तरह कुछ हफ्ते और गुजरते हैं और एक दिन जानवी के देवर के कुछ फ्रेंड्स घर आते हैं। वहीं जानवी सिंपल कपड़ों में घर में झाड़ू लगा रही होती है। अरे रणवीर, तुम्हारे घर में कोई सर्वेंट है क्या? अच्छा, मुझे ये सर्वेंट लग रही हैं। इसे बोलो ना जरा मेरे लिए ठंडा ठंडा कोल्ड ड्रिंक लेकर आए प्लीज। बाहर से आकर बहुत गर्मी लग रही है यार। हाँ भाई, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, मुझे भी एक गिलास ठंडा पानी चाहिए। अब ये सुनकर रणवीर घबरा कर, अरे ऐसे मत कहो यार, ये कोई सर्वेंट नहीं है, बल्कि मेरे बड़े भैया की वाइफ हैं और मेरी भाभी माँ है। ये शुरू से ही सिंपल ही रहती हैं। क्या बात कर रहा है? ये तेरी भाभी हैं? तू इतना अमीर है, तेरा ये आलीशान घर देखकर मुझे तो ये यहाँ नौकरानी से कम नहीं लग रही है। और जब तेरी खुद की पत्नी इतनी स्टाइलिश है तो मुझे लगा तेरी भाभी भी सुंदर ही होंगी यार। हाँ सच में, मुझे तो ये किसी एंगल से तेरी भाभी नहीं लगती। तेरे भैया ने क्या देखकर इनसे शादी कर ली। अब ये सुनकर जानवी एक बार फिर टूटकर बिखर जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन वो बिना कुछ कहे खामोशी से वहां से चली जाती है। कुछ देर के बाद घर के नौकर रणबीर के दोस्तों को चाय पानी देते हैं और फिर रणबीर के दोस्त वहां से चले जाते हैं। इसके बाद रणबीर अपनी भाभी के कमरे में आता है। भाभी माँ, आप ठीक तो है ना? मैं अपने दोस्तों की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। वो लोग पागल हैं, कुछ भी बोलते हैं। मुझे आप बहुत अच्छी लगती हैं और मुझे आपके पहनावे से भी कोई दिक्कत नहीं है। इतने में कमरे के पास निशा आती है, जिसने स्टाइलिश वन पीस और हाथ में लाल चूड़ा पहना होता है। रणवीर, तुम्हें कुछ ज्यादा ही अच्छी नहीं लग रही है तुम्हारी भाभी? मैं देख रही हूँ कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हो आजकल। कोने में जा जाकर अपनी भाभी की तुम। अरे जेठ जी के साथ साथ कहीं इन्होंने तुम्हें भी तो कुछ खिला पिला नहीं दिया ना? अब ये सुनकर जानवी घबरा जाती है। देवर जी, आप जाइए यहाँ से। मेरी वजह से आपके रिश्तों में कड़वाहट पैदा हो रही है। अब इसी तरह एक दिन सरस्वती के घर में एक शादी का कार्ड आता है। मम्मी जी, मुझे कम से कम 70 से 80 हजार रुपए दीजिए। मैं शादी में सुंदर कपड़े पहनकर जाना चाहती हूँ। बहू, मैं भी तुम्हें इतने पैसे नहीं दे सकती। तुम्हारे ससुर कह रहे थे बिजनेस में काफी लॉस हो रहा है। तो मैं क्या करूँ मम्मी जी? अपने शौक मार दूं क्या आप लोगों के बिजनेस के चक्कर में? अरे मुझे नहीं पता, मुझे कहीं से भी पैसे दीजिए। अरे देवरानी जी, जब माँ जी कह रहे कि उनके पास पैसे नहीं है तो आप कोई साधारण कपड़े ही पहन लीजिए ना। और बिजनेस में लॉस होना कोई छोटी बात तो है नहीं। एक मिनट, तुम क्यों अपना मुंह चला रही हो? तुम्हारा पति थोड़ी ना संभालता है बिजनेस, मेरे पति सब संभालते हैं और वो सब ठीक कर देंगे। और तुम खुद तो 2 कौड़ी की सस्ती साड़ी पहनती ही हो
और चाहती हो कि मैं भी तुम्हारी तरह ही गरीब बनकर घूमूं? हाँ, तुम्हें हमारे बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। चली जाओ यहाँ से, और मैं अपनी बहू को दिलवाऊंगी कपड़े, क्योंकि वो मेरे पसंद की बहू है। तुम भी अपने पति से बोलो कि वो भी तुम्हारे लिए कुछ करे। पार्टी में मेरी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। अब सरस्वती अपनी अमीर बहू को पैसे देती है और वो शॉपिंग मॉल जाकर अपने लिए डिजाइनर कॉकटेल ड्रेस खरीदती है जो सैटिन के फैब्रिक से बनी होती है। दूसरी तरफ जानवी अपनी पुरानी साड़ी को ही इस्त्री कर रही होती है। अभी मेरे पति की नई नौकरी लगी है, मैं उनसे पैसे नहीं मांग सकती। मैं शादी में यही पुरानी साड़ी पहन कर जाऊंगी। अब अगले दिन सरस्वती की दोनों बहुएं शादी में आती हैं, जहां अमीर बहू ने स्टाइलिश कॉकटेल गाउन और उसके नीचे हाई हील्स और गले में डायमंड का नेकलेस पहना हुआ होता है, तो वहीं गरीब बहू ने सिंपल पुरानी सूती साड़ी पहनी होती है। अरे ये क्या सरस्वती, तेरे एक बेटे के साथ सुंदर स्टाइलिश कपड़ों में अमीर बहू खड़ी है और दूसरे बेटे के साथ एक पुरानी सूती साड़ी में गरीब बहू खड़ी है। अरे लगती क्या है, वो गरीब ही है जो लव मैरिज करके आई है सरस्वती के घर में। बड़ी बहू तो बस नाम की बड़ी बहू है, पहनने ओढ़ने का तो ढंग ही नहीं है इसे। और इससे अच्छी तो इसकी देवरानी लग रही है, देखो कितने सुंदर कपड़ों में है। अरे सरस्वती, अगर तेरे बेटों को अपने पसंद से शादी करनी ही थी तो किसी अमीर घर की लड़की से कर लेता। इस गरीब घर की लड़की में से क्या पसंद आ गया इसे? इच्छा तो मेरी भी यही थी कि मेरा बेटा किसी अमीर लड़की से शादी करे, लेकिन मेरी किस्मत ही फूटी थी। तभी मेरे बेटे को ये गरीब लड़की पसंद आई। और तुझे मैंने कहा था ना कि कुछ ढंग का पहनी हो, उसके बाद भी तू यहाँ भिखारी बनकर आ गई। सच में मम्मी जी, मेरी इस गरीब जेठानी ने तो हर जगह हमारी बेइज्जती करवा रखी है। अरे अगर कपड़े नहीं थे तो मुझसे मांग लेती। मेरे पास ऐसे कई स्टाइलिश कपड़े हैं जिन्हें मैं पहनती तक नहीं हूँ। अरे बस कीजिए, अब और कितनी बेइज्जती करेंगे आप मेरी पत्नी की? अरे अगर मुझे पहले पता होता कि इस पार्टी में लोगों को कपड़े और पैसों से इज्जत मिलेगी तो मैं अपनी पत्नी को यहाँ कभी लेकर ही नहीं आता। चलो जानवी, इन पाखंडियों की पार्टी में तुम जैसी मासूम लड़की का कोई काम नहीं है। चलो यहाँ से। अब सभी पार्टी छोड़कर घर आ जाते हैं। अब इसी तरह कुछ हफ्ते और गुजरते हैं और निशा अब अपने ससुराल वालों से रोज महंगे कपड़े खरीदने की डिमांड करने लगती है। रणबीर अपने कमरे में, निशा ये सब क्या है? मैं हर हफ्ते तुम्हें 50 से 60 हजार रुपए देता हूँ शॉपिंग करने के लिए, उसके बाद भी तुम डिमांड पर डिमांड करे जा रही हो, जबकि मैं तुम्हें ये भी बता चुका हूँ कि हमारा बिजनेस ठीक तरीके से नहीं चल रहा है। उसके बाद भी तुम हालात समझने की बजाय मुझसे डिमांड कर रही हो। मुझे नहीं पता, मुझे कहीं से भी पैसे दो। मुझे आदत है रोज नए कपड़े पहनने की, क्योंकि इससे मैं बहुत सुंदर लगती हूँ। अब दरवाजे के बाहर खड़ी सरस्वती ये सब सुनकर अंदर आती है। बहू, जितना होता है उतना तो हम तुम्हारे लिए कर ही रहे हैं, लेकिन अभी परिवार मुसीबत में है तो तुम्हें हमारा साथ देना चाहिए। लेकिन तुम तो सिर्फ अपनी ख्वाहिश पूरी करने में लगी हुई हो। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ अपनी खुशियों से प्यार है, आप लोगों से नहीं। इतना कहकर निशा वहाँ से चली जाती है। सरस्वती और रणबीर को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अब इसी तरह देखते देखते अमीर और गरीब देवरानी जेठानी का पहली सालगिरह आ जाती है। छोटी बहू, पता ही नहीं चला और 1 साल निकल गया। कल तुम्हारी एनिवर्सरी है ना, मजा आएगा। हाँ, छोटी भाभी तो बहुत सुंदर लगेंगी। अरे सालगिरह तो बड़े भैया और बड़ी भाभी का भी है। हाँ देवर जी, आप सही कह रहे हैं। क्या देवर जी कर रही हो? सालगिरह है तो जाओ तैयारी करो, हमें भी तैयारी करनी है। हाँ भाई, तैयारी कर लो, काफी लोग आएंगे इस पार्टी में। आशा करती हूँ दोनों बहू में से कोई मेरी बेइज्जती नहीं करवाएगी इस पार्टी में। ये सुनकर मायूस होकर जानवी वहाँ से चली जाती है। वहीं कमरे में निशा अपने पति से, रणवीर, चलो मुझे 1 से 2 लाख रुपए दो। मैं बहुत बड़े डिजाइनर से अपनी सालगिरह की ड्रेस लेना चाहती हूँ, ताकि पार्टी में गरीब जेठानी की जगह सब मुझे पसंद करे। निशा तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मैं तुम्हें एक बार में इतने पैसे नहीं दे सकता। कंपनी में प्रॉफिट नहीं हो रहा है 6 महीने से। अरे तो लोन ले लो ना। मैं इतना पागल नहीं हूँ कि तुम्हारे शौक पूरे करने के लिए लोन ले लूं। मेरे पास जो पैसे हैं वो चाहिए तो कहो। ठीक है, दे दो, मैं उसी से कुछ अच्छी ड्रेस खरीद लूंगी। दूसरी तरफ विराट अपनी पत्नी को कुछ पैसे देते हुए, मैंने कभी तुम्हें कुछ दिलाया तो नहीं है जानवी, लेकिन ये कुछ सेविंग्स है मेरी, सो तुम इसे ले लो और तुम सालगिरह पर अपने लिए कुछ ले लेना। अरे जब पैसे नहीं है तो रहने दो ना, जो है जितना है हम उसी में सालगिरह बना लेंगे। अरे नहीं, तुम अपने लिए कुछ तो खरीद लो, ये 3000 रुपए हैं। अब शाम से ही घर की साज सजावट शुरू हो जाती है। वहीं दोनों देवरानी जेठानी शॉपिंग के लिए निकल जाती हैं। निशा बड़े बड़े डिजाइनर के पास जाती है, जहां उसे एक बॉडीकॉन ड्रेस पसंद आती है जो बोल्ड और मॉडर्न लुक में होती है। अब प्राइस देखकर निशा,
ओ गॉड, मेरी पसंद कुछ ज्यादा ही एक्सपेंसिव है। मेरे पति के दिए हुए पैसे भी कम पड़ रहे हैं। क्या करूं? मन तो कर रहा है इस ड्रेस को चुरा कर भाग जाऊं। वैसे सब बिजी भी हैं यहाँ, कोई देख भी नहीं रहा है मुझे। अब निशा चुपचाप उस ड्रेस को डमी से निकालकर अपने पर्स में ठूसती है और वहाँ से भाग जाती है। अब घर आकर कमरे में ड्रेस को देखकर निशा, आखिरकार मैंने अपनी मनपसंद ड्रेस हासिल कर ही ली और कोई मुझे पकड़ भी नहीं पाया। अब तो सालगिरह में सबसे खूबसूरत और स्टाइलिश मैं ही लगूंगी। दूसरी तरफ जानवी पूरे बाजार में कपड़े तलाश कर रही होती है। इन पैसों में तो कुछ भी अच्छा नहीं मिल रहा है। सिंपल कपड़े खरीदे तो माँ जी फिर से ताने देने लगेंगी। अब जानवी इतना कहती है कि तभी सड़क पर एक लग्जरी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है और कार से एक जख्मी लड़की नीचे गिरती है जिसके सिर से खून बह रहा होता है। अब जानवी रिक्शा करके उस जख्मी लड़की को अस्पताल ले जाती है और अपने पैसों से उसकी पट्टी करवाती है। थैंक यू सो मच, जो तुम सही वक्त पर मुझे अस्पताल लेकर आई। जी ठीक है, आप अपना ध्यान रखिए, मैं चलती हूँ। एक मिनट, क्या हुआ? तुम काफी परेशान लग रही हो। सब ठीक तो है ना? बोलो, चुप क्यों हो? अब जानवी घबराकर सारी बात नव्या को बता देती है। तो तुम्हारे अमीर ससुराल वाले तुम्हें पसंद नहीं करते और सालगिरह पर तुम्हारे पति ने तुम्हें जो पैसे दिए, तुमने वो पैसे मुझ पर खर्च कर दिए। अच्छा, तो मेरे साथ चलो। अब नव्या, जो कि बहुत बड़ी फैशन डिजाइनर है, वो उसे अपने शोरूम लेकर आती है। बताओ कौन सी ड्रेस पसंद है तुम्हें? यहाँ तो सभी ड्रेस बहुत खूबसूरत है। मैंने आज से पहले इतने सुंदर कपड़े कभी नहीं देखे। ये तो बहुत महंगे होंगे ना? हाँ, औरों के लिए, तुम्हारे लिए नहीं। तुम अपनी पसंद की कोई भी ड्रेस ले लो, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए। मैं एक बहुत बड़ी फैशन डिजाइनर हूँ। तो मेरे कपड़े अगर अपनी सालगिरह पर पहनोगी तो उस पार्टी में मेरे कपड़ों की अच्छी खासी प्रमोटिंग हो जाएगी। अब जानवी खुशी खुशी अपनी पसंद की ड्रेस लेकर घर आती है और अपनी सालगिरह पर उस फैशन डिजाइनर को इनवाइट भी करती है। अब अगले दिन गरीब जेठानी और अमीर देवरानी की सालगिरह होती है। पूरा घर सजा होता है, मेहमान आकर खड़े होते हैं। तभी सामने से सुंदर स्टाइलिश पिंक कलर में बॉडीकॉन ड्रेस पहने निशा सबके सामने आती है। छोटी भाभी, आप तो काफी खूबसूरत और किसी हीरोइन से कम नहीं लग रही हो अपने सालगिरह की ड्रेस में। हाँ, अच्छी तो लग रही है बहुत तेरी सालगिरह की ड्रेस। महंगा होगा काफी। अब कुछ लड़कियां निशा के पास खड़ी होकर तस्वीरें खींचती हैं। सरस्वती, तेरी बड़ी बहू कहाँ है? उसकी भी तो आज सालगिरह है ना? पता नहीं कहाँ है। 2 कौड़े की सिंपल साड़ी पहनने में उसे इतना क्यों वक्त लग रहा है? अब सरस्वती इतना कहती है कि तभी जानवी एक खूबसूरत फ्लेयर गाउन पहनकर सबके सामने आती है। गाउन में सुंदर शीशे के मोतियों का काम हुआ होता है, गला वी शेप का होता है और एक सुंदर नेकलेस जानवी के गले में चमचमा रहा होता है। ये देख सबकी आंखें फटी और मुंह खुला का खुला रह जाता है। अरे बाप रे सरस्वती, तुम्हारी बड़ी बहू तो फटे पुराने कपड़ों में घूमती थी। उसकी सालगिरह ड्रेस देखो कितनी सुंदर और कितनी भव्य लग रही है। सच में जानवी, तुम्हें इतनी खूबसूरत ड्रेस कहाँ से मिली? हाँ भाभी, आप तो बहुत प्यारी लग रही हो अपनी इस सालगिरह की ड्रेस में। बताओ, हम तो इसे शुरू से बदसूरत गरीब ना जाने क्या क्या कहते थे, लेकिन आज तो ये बहुत सुंदर लग रही है। अब सभी लोग निशा को छोड़कर गरीब जेठानी की सालगिरह की ड्रेस की तारीफ करने लगते हैं कि इतने में घर में पुलिस का आगमन होता है। हाँ तो सर, यही है ना वो लड़की जिसने आपके मॉल से ड्रेस चुराई थी? जी हाँ, यही है वो। ये ड्रेस जो इसने पहनी है वो मेरे मॉल का ही है, जिसे ये चुरा कर लेकर आई है। क्या कह रहे हैं आप? मेरी बहू कोई चोर नहीं है। हम प्रूफ के साथ आए हैं जी। अब मॉल का ओनर अपने फोन में मॉल का कैमरा रिकॉर्डिंग ऑन करके निशा के चोरी की वीडियो सबको दिखाता है। वहीं पुलिस उसका आधार कार्ड उसे देते हुए, ये लो जी, चोरी करते वक्त अपना आधार कार्ड तुमने वहीं गिरा दिया था, तभी हम यहाँ पहुँच भी पाए। चलो अब जेल चलो। अरे नहीं नहीं, रुक जाइए। मेरी देवरानी थोड़ी चंचल है, उनके अंदर बचपना है, उन्हें जेल मत ले जाइए। आप बताइए कितना जुर्माना है? मैं और मेरे पति मिलकर सब भर देंगे। अब विराट जुर्माने की रकम भरता है, जिससे पुलिस वहाँ से चली जाती है। बाप रे, सरस्वती की अमीर बहू चोरनी है, चोरनी। राम राम। बाप रे, तेरी अमीर बहू चुरा चुरा कर कपड़े पहनकर खूबसूरत बनती है, हमें तो आज पता चला। इससे अच्छी तो गरीब बहू है, अमीर बहू तो चोर निकली। अब सभी रिश्तेदार ताने देकर वहाँ से चले जाते हैं। हे भगवान, बड़ी बहू की हमने आज तक 1 रुपए की भी मदद नहीं की है, लेकिन फिर भी उसने सुंदर और अच्छा दिखने के चक्कर में चोरी जैसा घिनौना काम नहीं किया। और तुम छोटी बहू, तुम्हें तो हमने हमेशा पैसा दिया, तुम्हारा साथ दिया, उसके बाद भी तुम सुंदर दिखने के चक्कर में चोरी करने पर उतर आई। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैं बहुत बड़ी अहंकारी हो गई थी और इसी अहंकार के चक्कर में मैंने चोरी भी किया ताकि मैं गरीब जेठानी को नीचे दिखा सकूं।
आज तो हम सबको बड़ी बहू से माफी मांगना चाहिए, क्योंकि जिसकी हमने हमेशा गरीब होने की वजह से बेइज्जती की, आज उसी ने हमारी छोटी बहू को पुलिस से बचाया है। और साथ ही साथ हमें ये भी सिखाया कि सुंदरता अच्छे कपड़ों से नहीं बल्कि अच्छे कर्मों से झलकती है। हाँ पापा जी, आप सही कह रहे हैं। जेठानी जी मुझे माफ कर दो। चलो अच्छा है, आप लोगों को अपनी बड़ी बहू की अहमियत तो समझ आई। और जानवी, अब से तुम मुझ जैसे डिजाइनर की मॉडल बनोगी, जिस पे मैं सभी एक्सपेंसिव कपड़े ट्राई करूंगी, क्योंकि मेरे डिजाइनर कपड़े तुम्हारे ऊपर बहुत खूबसूरत लगते हैं। अब इस दिन के बाद से सभी लोग जानवी के साथ प्यार से रहने लगते हैं। वहीं जानवी अब एक बहुत बड़े फैशन डिजाइनर की मॉडल बन जाती है, जिसके बाद उसकी देवरानी भी कपड़े पहनने से पहले उससे सजेशन लेती है।